हाँ जी, नमस्कार। पॉलिटी चल रही थी हमारी और पॉलिटी में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट चल रहे थे और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12, 13 हमने देख लिया था। एक्चुअली जो मौलिक अधिकार हैं वो आज से शुरू हो रहे हैं, आर्टिकल 14 से 32 तक जो हैं। आर्टिकल 12 में हमने देखा था कि राज्य की परिभाषा क्या है, स्टेट में कौन कौन आएंगे, संघ की कार्यपालिका आएगी, संघ की विधायिका आएगी, राज्यों की कार्यपालिका आएगी, राज्यों की विधायिका आएगी, सभी सरकारी या गैर सभी सरकारी अर्ध सरकारी निकाय आएंगे, ये सब राज्य में स्टेट में आएंगे। और अब हम आर्टिकल 13 भी हमने देख लिया था। आर्टिकल 13 में हमने देखा कि संविधान लागू होने से पहले के अगर कोई ऐसा कानून है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या हमारे मौलिक अधिकारों को छेड़ रहा है तो उस सीमा तक शून्य समझा जाएगा, मतलब वो कानून समाप्त हो जाएगा। और 13 का क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसा कानून बनता है कि जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करता है या मौलिक अधिकारों को छेड़ता है तो वो उस सीमा तक शून्य समझा जाएगा जिस सीमा तक वो हमारे मौलिक अधिकारों को छेड़ता है। यहाँ तक हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट। एक्चुअली फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं। तो मौलिक अधिकार में देखेंगे, मौलिक अधिकार जो एक्चुअली मौलिक अधिकार शुरू होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 14 से 32 तक, आर्टिकल 14 से 32 तक। और पहला अधिकार जो मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, पहला है अधिकार समानता का अधिकार। समानता का अधिकार समानता का अधिकार है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये जो आर्टिकल हैं ये आएंगे समानता के अधिकार में। समानता की बात इन 5 आर्टिकलों में की जाएगी, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है जी। तो पहले पढ़ेंगे हम आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता या समानता तथा विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण। ठीक है, विधि का मतलब होता है कानून। अच्छा, एक बात और समझिए जरा यहाँ से, जो विधि के समक्ष समता है ये हमने लिया है ब्रिटेन से। 2 अलग अलग लाइनें हैं, हमने 2 अलग अलग देशों के संविधान से लिए और ये लाइन ली है हमने यूएसए से, अमेरिका से। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि जब कानून लागू होगा या जो भी कानून लागू होगा उसके नज़र में या उस कानून की दृष्टि से सब लोग क्या होंगे, समान होंगे। अब विधि का समान संरक्षण का मतलब है कि विधि सबका समान रूप से संरक्षण करेगी। अभी ये दोनों लग एक जैसे रहे हैं, एक्चुअल में दोनों एक जैसे है नहीं, ये थोड़ा नेगेटिव वे में कि हाँ जी विधि ये कहता है कि विधि जो भी कानून होगा कानून की दृष्टि में सब लोग समान होंगे, चाहे वो देश का पीएम है चाहे कोई मजदूर है, क्या होंगे, सब समान होंगे। जो भी कानून लागू होगा देश में उसकी दृष्टि से सब क्या होंगे, समान होंगे। और ये कहता है कि कानून सबका समान रूप से संरक्षित करेगा। अगर कानून प्रोटेक्शन जो देगा वो सबको समान रूप से देगा, विधि का समान संरक्षण। लेकिन आर्टिकल 14 कहता है, एक सेकेंड, आर्टिकल 14 की पहली लाइन कहती है कि ये वाली विधि के विधि का समान संरक्षण। विधि पहली लाइन कहती है कि सबके साथ समान व्यवहार।
सबके साथ समान व्यवहार, समान व्यवहार। जबकि दूसरी लाइन कहती है समानों के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा, तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा, असमान व्यवहार। मतलब पहली लाइन कहती है कि कानून के लिए सब एक जैसे हैं, लेकिन दूसरी लाइन जो कहती है, संरक्षित वाली जो लाइन कहती है कि सबके साथ समान संरक्षण किया जाएगा, विधि का समान संरक्षण जो होगा, वो कहता है कि समानों के साथ समान व्यवहार तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। कैसे, ये समझिए जरा। सपोज यहाँ से एक रेस शुरू हो रही है और यहाँ पे फिनिश लाइन है, ठीक है। यहाँ से हम बच्चों को दौड़ा रहे हैं और यहाँ तक फिनिश लाइन है, यहाँ पे फिनिश लाइन है। इन 4 बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जिसका पैर नहीं है या पैर खराब है, एक पैर खराब है। तो अगर हम उसको भी यहाँ से दौड़ाएंगे तो ये तो गलत होगा ना यार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे खड़ा कर देंगे, तब ये समान हो जाएगा इनके, तब ये समान हो जाएगा इसके। तो हम असमानों के साथ असमान व्यवहार कर सकते हैं, समानों के साथ समान व्यवहार। जब एक जैसे, ये 3 एक जैसे हैं तो इनके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, ये अलग है उनसे, इसलिए हम उनके लिए क्या कर दिया है, थोड़ा उसके लिए थोड़ा दूरी कम कर दी है या टाइम बढ़ा दिया है। तो ये असमान, हम असमानों के साथ समानों के साथ समान व्यवहार करेंगे, असमानों के साथ असमान व्यवहार करेंगे। ये क्या होगा, तर्क संगत होगा, तर्क संगत होगा, युक्ति युक्त होगा, रीजनेबल होना चाहिए, युक्ति युक्त, रीजनेबल होना चाहिए। जो आप कर रहे हो, ये जो आप असमानों के साथ असमान व्यवहार कर रहे हो, ये क्या होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। एक ये भौगोलिक आधार पर हो सकता है, लिंगी आधार पर हो सकता है, आयु के आधार पर हो सकता है, सामाजिक आधार पर हो सकता है। ये जो हम करेंगे इसमें, जो समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार। एक दूसरा इसका एग्जाम्पल एक दूसरा है कि जैसे टैक्स है, हाँ जी आप कितना कमाते हैं, 2 लाख, आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। आप कितना कमाते हैं, 5 लाख, हाँ जी आप टैक्स दीजिए। आप कितना कमाते, 10 लाख, आप और टैक्स दीजिए। आप कितना कमाते हैं, 20 लाख, आप और टैक्स दीजिए। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स का स्लैब भी बढ़ता जाएगा। तो समानों के साथ हम समान व्यवहार करेंगे, असमानों के साथ असमान व्यवहार करेंगे, यही आर्टिकल 14 कहता है। कानून की नज़र से सब समान है, लेकिन कानून जब प्रोटेक्शन देगा तो ये देखेगा कि समानों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, ये है आर्टिकल 14। अब है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य केवल, इसका मतलब समझिए जरा, केवल शब्द क्यों है? राज्य केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, मूल, राज्य केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, मूल, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर पाए, भेदभाव नहीं करेगा। राज्य केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, मूल, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। राज्य ये नहीं देखेगा कि हाँ जी आप मुस्लिम हैं आपको मिलेगा, हिंदू है आपको नहीं मिलेगा। राज्य ये नहीं करेगा कभी। राज्य ये नहीं करेगा हाँ जी आप कौन सी जाति के हैं, आप इस जाति को मिलेगा, इस जाति को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करेगा कभी। राज्य मतलब वही पूरा जो मैंने आर्टिकल 12 में जो स्टेट की परिभाषा बताई थी वही राज्य। वंश के आधार पर हाँ जी आप कौन से वंश से आएंगे, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य आधार हो सकते हैं। धर्म नहीं होगा, जाति नहीं होगी, वंश नहीं होगा, लिंग नहीं होगा, मूल नहीं होगा, जन्मस्थान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आधार हो सकता है जिसके आधार पर भेदभाव कर सकता है राज्य। आर्टिकल 15 का 15 का फर्स्ट ये कहता है। आर्टिकल 15 का सेकंड क्या कहता है? मैंने बताया था तुमको कि आर्टिकल 15 है ये आपको किसी व्यक्ति से भी बचाएगा, राज्य के साथ साथ किसी व्यक्ति से भी बचाएगा। तो कोई भी व्यक्ति या नागरिक
भी ऐसा नहीं कर सकता है कि किसी के रेस्टोरेंट है या सिनेमाघर है या कोई सार्वजनिक दुकान है या तालाब है या कुआं है, कोई भी जो सरकार द्वारा पोषित है या अनुदानित कोई भी ऐसी जगह है या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति का भी है और वो सार्वजनिक या सिनेमाघर है या उसका कोई शॉप है या पूल है, कोई ऐसी जगह है इन आधारों पर कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, वंश, लिंग, मूल, जन्मस्थान इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा। कोई व्यक्ति भी नहीं कर, राज्य भी नहीं कर सकेगा और कोई व्यक्ति या नागरिक भी नहीं कर सकेगा। ये आर्टिकल 15 का पार्ट 2 कहता है। आर्टिकल 15 का पार्ट 3 क्या कहता है? राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए वो क्या कर सकता है, कोई व्यवस्था कर सकता है। इसको क्या नहीं समझा जाएगा, इसको भेदभाव नहीं समझा जाएगा, इसको भेदभाव नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 15 का 3 ये कहता है। आर्टिकल 15 का 4 ये कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्टिकल 15 का 4 या आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 बहुत विवादित मतलब मुद्दों में रहा था पिछले साल जब सवर्णों के लिए आरक्षण आया था। राज्य सामाजिक तथा शैक्षणिक, राज्य शैक्षणिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक आधार पर भेदभाव कर सकता है। सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जैसे एसटी, एससी, ओबीसी के लिए क्या विशेष उपबंध कर सकती है। यहां पर आर्थिक आधार नहीं था, राज्य स्पष्ट लिखा गया था आर्टिकल 15 के 4 में कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तो विशेष उपबंध कर सकती है, लेकिन आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध नहीं कर सकती है। लेकिन सवर्णों के लिए आरक्षण आया तो इसमें चेंज करना जरूरी था। अब इसमें एक और शब्द जोड़ा गया, आर्थिक आधार। आर्थिक आधार, राज्य सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक वर्ग से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? राज्य केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, मूल, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आपको किसी सिनेमा हॉल या किसी जो भी सार्वजनिक तालाब है, पूल है, रेस्टोरेंट है, किसी भी ऐसी जगह पे नहीं रोकेगा जिससे क्या होगा, इन आधारों पर नहीं रोक पाएगा। जन्म के आधार पर नहीं रोक पाएगा, धर्म के आधार, जाति, मूल, वंश के आधार पर आपको नहीं रोकेगा, कोई व्यक्ति भी नहीं रोक पाएगा। आर्टिकल 15 का 3 पार्ट क्या कहता है कि राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। इसको क्या नहीं समझा जाएगा, इसको भेदभाव नहीं समझा जाएगा। और आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है? राज्य सामाजिक, शैक्षणिक आधार पर क्या कर सकती है? भेदभाव कर सकती है। सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। आर्थिक आधार नहीं था, लेकिन पिछली बार आर्थिक आधार भी जोड़ दिया गया, 103वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें आर्थिक आधार भी जोड़ दिया गया। और अब क्या लिखा गया कि राज्य सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 15 का 5वां क्लॉज क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का 5वां क्लॉज कहता है कि राज्य वही अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष संस्थानों में, कॉलेजेस, संस्थानों में मतलब उनके लिए आरक्षित सीटें कर सकेगा। इसको भेदभाव नहीं समझा जाएगा। कॉलेजेस में होती है एससी, एसटी की, ओबीसी की सीटें होती है, तो इसको भी क्या नहीं समझा जाएगा? भेदभाव नहीं समझा जाएगा। राज्य सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष उपबंध या सीटें आरक्षित कर सकेगा, इसको भेदभाव नहीं समझा जाएगा। और ये सभी पे लागू होगा, राज्य द्वारा पोषित जो भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं या राज्य द्वारा अनुदानित जो भी कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट हैं। आर्टिकल 15 ये कहता है। आर्टिकल 16,
आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। सरकारी नौकरियों में आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्या कहता है कि सरकारी नौकरियों में सबको क्या होगा? समान अवसर। राज्याधीन सभी सेवाओं में पदों पर समान अवसर मिलेंगे। जो भी पद हैं सरकारी नौकरियों के पद, सबको समान अवसर मिलेगा। ठीक है जी। आर्टिकल 16 का पार्ट 2 क्या कहता है? आर्टिकल 16 का पार्ट 2 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उसका धर्म क्या है, उसका लिंग क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका जन्मस्थान क्या है, उसका वंश क्या है, उसका मूल क्या है। ठीक है जी। आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्लोज कहता है कि जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा। और आर्टिकल 16 का क्लोज 2 कहता है कि नौकरियों में इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि वो किस धर्म का है, वो किस लिंग का है, वो किस जाति का है, वो किस मूल वंश का है, वो किस मूल का है, वो किस जन्मस्थान का है। इस अवसर पर क्या नहीं होगा? उसके बीच भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 16 का 3 क्लोज क्या कहता है? SC ST OBC सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अब तो आर्थिक भी जोड़ दिया गया है। पिछले वर्गों के लिए सरकार क्या कर सकेगी? विशेष उपबंध कर सकेगी, आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगी। और इसको क्या नहीं समझा जाएगा? SC ST OBC और सवर्णों के लिए 10% वाला आरक्षण भी है। SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध कर सकेगी, इसको भेदभाव नहीं समझा जाएगा। और आर्टिकल 16 का 4 क्या कहता है? 4 कहता है कि अगर किसी विशेष वर्ग का किसी भी नौकरियों में, किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है या कम है, तो उनके लिए क्या कर सकेगी? उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगी। इसको भेदभाव नहीं समझा जाएगा। ठीक है जी। हाँ, आर्टिकल 16 का 5 ये कहता है कि अगर कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे धर्म के आधार पर नहीं करेगा, ये पहले कह रखा है। लेकिन एक ये आर्टिकल 16 का जो 5th क्लोज कहता है, ये कहता है कि जैसे फोर्स में देखा होगा तुमने, फोर्स में धर्मगुरु टाइप के कुछ पद होते हैं, तो वो विशेष धर्म, जैसे हिंदू धर्म के वालों के लिए हिंदू धर्म का ही जाएगा। तो इसको क्या नहीं समझा जाएगा? इसको ये नहीं समझा जाएगा कि ये धर्म के आधार पर कैसे कर रहे हो। या मुसलमानों का कोई मुस्लिम धर्म का कोई गुरु होगा तो वो मुस्लिम धर्म से, पर्टिकुलर धर्म से ही जाएगा। तो इसको क्या नहीं समझाएगा? कोई धार्मिक संस्थाओं में धर्म गुरु की अगर अपॉइंटमेंट करना है तो हमको क्या कैसा करना पड़ेगा? उसी धर्म का होगा। इसको क्या नहीं समझाएगा? इसको भेदभाव नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। मतलब सरकारी जो भी पद होंगे, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी, सबके लिए अवसर की समानता होगी। क्लोज फर्स्ट 16 का 2 कहता है कि राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा नौकरियों में कि वो किस धर्म का है, वो किस लिंग का है, वो किस जाति का है, वो किस जन्मस्थान का है, वो किस मूल का है। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 का क्लोज 3 क्या कहता है कि हाँ, किसी पर्टिकुलर वर्ग का या किसी भी सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्ग का अगर किसी भी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व तो कम है तो सरकार उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। इसको क्या नहीं समझा जाएगा? भेदभाव नहीं समझा जाएगा। और करती भी आरक्षण है। आर्टिकल 16 का 4 ये कहता है कि अगर उन SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा नौकरियों के लिए। आर्टिकल 16 का 5 ये कहता है कि अगर कोई धार्मिक संस्था है, जैसे फोर्स में धर्मगुरु के टाइप में कोई अपॉइंटमेंट करना है किसी भी पर्टिकुलर धर्म का, तो वो उसी धर्म से आएगा जिस धर्म के गुरु की जरूरत है। अगर वो हिंदू धर्म के गुरु के तो हिंदू से आएगा, अगर वो मुस्लिम धर्म का है तो मुस्लिम धर्म से आएगा। इसको कोई भेदभाव नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 14, 15, 16 आज सबने समझा। आर्टिकल
14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा सर। आर्टिकल 16 भी ये कहता है कि सरकारी नौकरियों के लिए विशेष उपबंध, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। ठीक है जी। हाँ, आर्टिकल 16 ये भी कहता है कि जब अवसर की समानता होगी सरकारी नौकरियों में, लेकिन जब पदोन्नति की बात आएगी, उनके प्रमोशन की बात आएगी, तो वहाँ पे देखा जाएगा। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? विशेष उपबंध कर सकते हैं पर्टिकुलर धर्म या जाति के लिए, धर्म के लिए नहीं, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्गों के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।